नमस्कार। संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाजार के एक्सपर्ट अभय अग्रवाल जी। अभय जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, बजट आने वाला है, बाजार पर आप इसका क्या असर देखते हैं? जी, बजट से बाजार की काफ़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदें इसलिए हैं कि जो सरकार का एक बड़ा क्लियर गाइडेंस रहा है अर्थव्यवस्था की तरफ, इकॉनमी की तरफ, कि कैसे जॉब क्रिएशन करी जाए, कैसे एग्री सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है ये जो बजट इलेक्शन की वजह से रुक गया था, अब वो वापस स्पीड पकड़ेगा रिफॉर्म का प्रोसेस। और इसमें जो आपका सवाल है कि क्या बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि कैसे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बढ़ावा मिले, पीएलआई स्कीम को कैसे और बढ़ावा दे। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, 2 साल पहले तक, 2.5 साल पहले तक हम मोबाइल फोन जो है वो इंपोर्ट करते थे, चाइना से बड़ा इंपोर्ट होता था, और इस समय हम $2 बिलियन के मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर महीने। तो वो बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने पूरे सेक्टर को सपोर्ट किया। तो अब सरकार और किन सेक्टर्स को सपोर्ट करेगी? दूसरी बड़ी बात जो है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से, जो हमारा कृषि क्षेत्र है पूरा, उसमें कैसे जो फार्मर्स हैं उनकी यील्ड बढ़े। तो सिर्फ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही ना बढ़ाएं, बट किसान को हेल्प करें कि क्रॉप प्रोटेक्शन के थ्रू, फर्टिलाइजर्स के थ्रू उसकी यील्ड बढ़े तो वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। तो ये जो 2 बड़े एक्सपेक्टेशन है। और तीसरा है ओवरऑल रिफॉर्म्स की तरफ, कि कैसे इकोनॉमी बढ़ती रहे, कैसे जो कैपिटल मार्केट्स का पैसा है वो इकोनॉमी को सपोर्ट करे। तो ये 2-3 जो है, मैं कहूँगा सुरेंद्र जी, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से इस समय बाजार की। मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने कहा बाजार को एक्सपेक्टेशन है, ऐसे में शेयर बाजार के बारे में जानना चाहें। शेयर बाजार कैसे काम करता है? किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए शेयर बाजार का मजबूत होना कितना ज़रूरी है? जी, मैं कहूँगा आप कोई भी आप बड़ा देश ले लें, आप यूएस ले लें, यूरोप ले लें, कहीं भी जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो सकता जब तक शेयर बाजार मजबूत ना हो। और उस मजबूती से क्या होता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वर्चुअस साइकिल, कि जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स, वो आती हैं बाजार में, और बाजार से जो पैसा जाता है उन प्रमोटर्स, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो डिजर्व करते हैं उस पैसे को, और वो वापस इकोनॉमी बढ़ती है, फिर सेविंग्स बढ़ती हैं और फिर वो वापस ऐसा चलता है। तो एक ये जो वर्चुअस साइकिल है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो बहुत ज़रूरी है हर देश के लिए। और उसमें कैपिटल मार्केट और जो शेयर मार्केट है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है वो उसका। और जब तक एक स्ट्रॉन्ग शेयर मार्केट नहीं रहेगा, देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। और ये हम देख चुके हैं काफ़ी देशों में जो डिक्टेटरशिप के थ्रू हैं या कम्युनिस्ट देश हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक शेयर मार्केट नहीं था, उनका विकास नहीं हो पाया, एक समय के बाद रुक गया। जबकि हमारे देश का विकास जो है वो चलता जा रहा है, 7-8% जो जीडीपी बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हमारा जो इक्विटी मार्केट है, शेयर बाजार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आम भाषा में समझना चाहूँ दर्शकों के लिए, शेयर बाज़ार को आप कैसे समझाएंगे लोगों के लिए, और शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं? आम आदमी शेयर बाज़ार में जो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट की ओर, वो क्या है और कैसे तेज़ी से और बड़े किन सेक्टर्स में पैसा लगाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसलिए मेरे को याद आ गई जब मैं 30 साल पहले मैंने खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैं कॉलेज से बस निकला ही था, और मेरे लिए भी उस समय समझना थोड़ा मुश्किल था कि शेयर बाजार चीज़ क्या है। मैं देखता था आसपास लोग बात करते थे कि हमने इतना पैसा बनाया, पर कैसे बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो शेयर बाजार एक बड़ी सिंपल चीज़ है। आप समझें, बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस ले लें, टाटा ग्रुप की कंपनी TCS ले लें, टाइटन ले लें, जो ब्रांड्स आपको मालूम है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, आप जो खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, नेस्ले की, ITC की, ये सारी कंपनीज जो हैं ये स्टॉक मार्केट पे अपने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट करती हैं, और उससे एक आम आदमी को मौका मिलता है कि वो इन कंपनीज में भागीदार बन सके, और भागीदार बन सके उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। देश में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उस पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के किसी ब्रोकर के साथ
उन शेयर्स को वो खरीद सके, और वो खरीदेगा, उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो शेयर्स है उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ये कंपनीज बढ़ेंगी अपने साइज में, प्रॉफिट ज़्यादा बनाएंगी, उनका शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो आम इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है ये कि आप अपनी फेवरेट कंपनी, जिसके आप खुद उपभोक्ता हैं, आप आईटीसी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आशीर्वाद आटा खरीद रहे हैं, आप उसके बिस्किट खा रहे हैं ब्रिटानिया के, आपके पास मौका है कि आप इन्हीं कंपनीज के शेयर्स खरीद के अपने अकाउंट में डाल सकें और फिर लंबे समय तक उसकी ग्रोथ का फायदा उठाएं कि जैसे वो कंपनी बढ़ रही है उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसकी मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ रही है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है। तो आम भाषा में मैं समझाऊं तो ये बड़ी एक सिंपल तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए इन शेयर्स को खरीद पाने का। शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और लोगों में भी बहुत उत्साह है शेयर बाजार को लेकर। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे समझाएंगे? लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, उसका क्या मतलब है और लोगों में जो उत्साह है वो क्यों है? जी देखिए, जब एक इकोनॉमी बढ़ती है, अब आप भारत की बात करें, हमारी जो जीडीपी है इस समय $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है, और उस जीडीपी का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है स्टॉक मार्केट के साथ। तो रफली हम कहते हैं कि जितना जीडीपी है उतना स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन होना चाहिए, उससे थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे $5 ट्रिलियन हमारा स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है और $4 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है। जैसे जैसे ये जीडीपी बढ़ेगी, हम कह रहे हैं कि हर साल 8% जीडीपी का ग्रोथ होगा, तो अगर 8% वहाँ ग्रोथ है तो 10% स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, और इसकी वजह से जो ग्रोथ हमको दिख रहा है जीडीपी में वो ट्रांसलेट करेगा स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट उसी हिसाब से बढ़ेगा। यही एक उत्साह है भारतीय इन्वेस्टर्स का, और मैं उन्हें दाद दूंगा कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बहुत मैच्योर हो गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया है इस रैली में। तो बाजार नई ऊंचाइयों पे इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मार्केट को, ऐसे समय में जब एफपीआईज भी मार्केट से निकल रहे थे। तो उत्साह है, और अभी मुझे लगता है कि उत्साह बना रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डायरेक्शन है काफ़ी प्रो बिजनेस है, प्रो ग्रोथ है। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, आम इन्वेस्टर भी है, वो भी चाहता है कि वो भी इसका फ़ायदा उठाए और इस स्टोरी में वो भी पार्टिसिपेट करे। मोदी सरकार का लगातार तीसरा बजट होगा, तीसरा टर्म का बजट होगा। ऐसे में जो 2 टर्म रहे हैं और तीसरा टर्म, ऐसे में उम्मीद लोगों को क्या रहती है? मजबूत सरकार अगर रहती है, एक सरकार अगर रहती है, तो उसका बाजार पर कितना प्रभाव रहता है और लोगों में उसका क्या असर होता है? जी देखिए, जो बड़े निवेशक हैं और छोटे निवेशक भी हैं और बड़े निवेशक, सबको चाहिए कि एक मार्केट में सर्टेनिटी बनी रहे। लोग नहीं चाहते हैं कि एक पॉलिसी आज एक बनी फिर अगले दिन बदल गई, फिर कुछ नया चीज़ आ गई। तो उस हिसाब से जो सरकार का एक क्लियर डायरेक्शन है, जो बीच में इंटरिम बजट भी आया था, आपको याद होगा इलेक्शन के पहले, और उसके बाद जो नई सरकार बनी, नई कैबिनेट पोजीशंस दी गई, कोई बड़ा उलटफेर नहीं था। तो इन्वेस्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस है कि सरकार ने जो डायरेक्शन दिया है पिछले 10 साल में वही कंटिन्यूड रहेगा अगले 5 साल और ये जो एक कॉन्फिडेंस है कि जो पॉलिसी डायरेक्शन स्ट्रांग रहेगा, पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, शायद उससे भी और ऊपर हो। क्योंकि मोदी जी बात करते रहते हैं विकसित भारत 2047 की, तो मैं कहूँगा कि वो तो और भी 25 साल आगे देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा उत्साह है मार्केट के। तो आपके हिसाब से ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इस टाइम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं और जिनमें इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ रहा है? हम पीएसयूज़ की बात करें तो पीएसयू सेक्टर्स की तरफ जो रुझान अभी आया है वो क्यों है और उसका क्या असर होगा? जी, पीएसयू, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा ये, और वो इसलिए क्योंकि 3-4 साल पहले का मैं सोचूं तो पीएसयू स्टॉक्स कोई इन्वेस्टर नहीं लेता था, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर एमएनसी कंपनी लें, अच्छा मैनेजमेंट है। पीएसयू का नाम था कि ये तो लेजी कंपनीज हैं, सरकारी ओहदे दिए जाते हैं और थोड़ा करप्शन भी है। पर इस सरकार ने पूरा बदल दिया है उस पर्सपेक्टिव को। और अगर 2 सेक्टर्स जो मैं स्पेशली कहूँ, एक रेलवेज में जो 5-6 लिस्टेड स्टॉक्स हैं पीएसयू स्टॉक्स, हमने भरपूर तेजी देखी है उसमें। दूसरा है डिफेंस, और इन दोनों में जो सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर हम रहेंगे,
हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे को रेलवेज बढ़ाना है तो हम अपनी बोगी बनाएंगे, अपना उसमें एयर कंडीशनर लगाएंगे, अपना गैंट्री लगाएंगे, हम खुद करेंगे सब। और दूसरी तरफ डिफेंस में बाहर से नहीं मंगाएंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दो बड़े तबके हैं पीएसयूज के, और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इतनी है कि ये लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक एक तो इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा उत्साह है इन दो सेक्टर्स में, पीएसयूज में, और ओवरऑल पीएसयूज में भी मुझे लगता है कि जो रैली अभी चल रही है वो कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये स्टॉक्स चाहे महंगे लगे बिकॉज ऑफ रिसेंट रैली, पर फिर भी इतने महंगे नहीं है। पावर सेक्टर में आप देख लीजिए, काफी रिफॉर्म्स हुए हैं पावर सेक्टर में। एक समय था जब लोड शेडिंग ही हर गांव, छोटे बड़े शहर में लोड शेडिंग होती थी, अब कोई ज्यादा नाम नहीं सुनते हैं लोड शेडिंग का, रिन्यूएबल से फोकस है। तो मुझे लगता है ये पीएसयू का जो बास्केट है ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी हाउस में, पार्लियामेंट में भी कई बार ये बातें कर चुके हैं। सेक्टर की बात की है उन्होंने, पीएसयू सेक्टर की बात की है, सोलर एनर्जी की उन्होंने बात की है, गडकरी जी भी बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। ऐसे में आप कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार का जोर होने वाला है? जी, एक बड़ा सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, क्योंकि ये ड्राइव करते हैं जीडीपी को। तो मुझे लगता है कि इन दो सेक्टर्स में काफ़ी फोकस रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा, कृषि सेक्टर पे, कि कैसे हम फार्मर्स को सॉप्स दें, इंसेंटिव दें, उन्हें क्रेडिट मिले उन्हें जब उनको ज़रूरत है। क्योंकि फार्मर की आप क्रेडिट साइकिल समझें तो उसको साल में 1 से या 2 समय ही पैसा चाहिए होता है, और उस समय उसको पैसा मुहैया कराना बड़ा ज़रूरी है। तो कैसे हम कोशिश करें कि हम सिर्फ लोकल मनी लेंडर्स पे ना डिपेंडेंट रहें, बल्कि बैंक्स और थ्रू अदर चैनल्स एक फार्मर्स को हेल्प कर पाए। तो मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि, ये जो दो सेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बजट में। जी, हम बात करें, जो आपने बात की, ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं, ये DIIs, इन दोनों का फ़र्क क्या है, और इनके होने और ना होने का? जैसे ज़्यादातर फॉरेन, हमने देखा है पूर्व में, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर मार्केट से निकालते थे पैसा तो शेयर बाज़ार गिरता था, लेकिन इस बार वो ऐसा असर नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट को उठाए रखने के लिए हमारा देश की अपने लोग मजबूती से आगे बढ़े हैं, इसको आप कैसे समझाएंगे? नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मैंने देखा है, क्योंकि मैं 30 साल से मार्केट में हूँ, और मैं 5 साल पहले की भी बात करूँ तो लोग डरते थे कि देखिए ये FPIs अगर नाराज़ हो गए और इन्होंने बेच दिया या कुछ इनको पसंद नहीं आया तो क्या होगा कि पूरा मार्केट गिर जाएगा। अब कोई डर नहीं है। मैं कहूँगा कि जिस तरह हम आत्मनिर्भर बने हैं काफ़ी दूसरे चीज़ों में, हम एक स्टॉक मार्केट में भी हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो 3 तबके हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर है जो डायरेक्टली स्टॉक खरीदता है मार्केट में, दूसरा है जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदता है, और तीसरा हमारे DII जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं। ये तीनों इतने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं इस समय कि उनको पूरा भरोसा है हमारे देश की ग्रोथ पे। FPI इन्वेस्टर जो हैं अब वो पीछे रह गए हैं। अब बल्कि जब वो निकलते हैं, जैसे आपने कहा, मैं 4 जून की बात करूं, उस दिन जब मार्केट गिरा सबसे ज्यादा इनफ्लो आया म्यूचुअल फंड्स के पास रिटेल इन्वेस्टर्स का इंडिया में, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि सरकार बनेगी और उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये मुझे लगता है कि दर्शाता है कि हमारा मार्केट और हमारी इकोनॉमी कितना फास्ट मैच्योर हुए हैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। और मुझे लगता है अगला 5 साल जो है इसी तरह का एक गोल्डन पीरियड रहेगा इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए। मैं बात करूं मोदी 3.0 जो सरकार है, ऐसे में 5 साल में आप शेयर बाज़ार को किन ऊंचाइयों पर देखते हैं, और लोगों को क्या आपका रहेगा कि 5 सालों में सेंसेक्स की बात करें चाहे हम निफ्टी की बात करें, उसको आप कहाँ देखते हैं 5 सालों में? देखिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो समझिए हम 24,000 के आसपास हैं इस समय, और मैं कहूं कि अगर 15% भी अर्निंग्स ग्रोथ है साल दर साल अगले 5 साल तक, तो हम देखेंगे निफ्टी को 48 से 50,000 के लेवल के आसपास अगले 5 साल के बाद। और ये तो सिर्फ मैथमेटिकली मतलब होगा, मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमारा 15% ग्रोथ रहा अर्निंग्स का निफ्टी स्टॉक्स का, जो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी स्टॉक्स की अर्निंग टिपिकली GDP से डबल ग्रो के रेट पे ग्रो करती हैं, तो मल्टीपल एक्सपेंशन ना भी हो, निफ्टी का 50,000 का आंकड़ा टच करना अगले 5 साल 6 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मौके आएंगे जब मार्केट वोलेटाइल रहेगा, उसकी कई रीजन है जो बता नहीं सकते हैं या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर जो समझदार इन्वेस्टर हैं, जब भी मार्केट डीप करेक्शन में जाएगा, मुझे लगता है कि वो उसको एज अ
अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रादर देन डर के भाग जाने के लिए। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो भारत सरकार की नीतियों के भरोसे अपने स्टॉक मार्केट को देखते हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट में आने के लिए उनको फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी ज़रूरत है। ऐसे में जो ये अभी एक माहौल भी बना है शेयर बाज़ार को बताने का, समझाने का, इन्वेस्टमेंट का, और उसकी एक एजुकेशन की सिस्टम भी बन रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे बताना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी बड़ी बात यह है कि बहुत लोग समझना चाहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और जब लोग बाहर निकलते हैं, कमाना शुरू करते हैं, जब उनके हाथ में कुछ पैसे आते हैं, तब उनको समझ में आता है कि भाई स्टॉक मार्केट भी ऐसी चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक मैं देख रहा हूँ हर उम्र का तबका, लेडीज, जेंट्स जितने भी हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि सबको मालूम है कि रिटर्न बनेगा, वेल्थ बनेगी। अब एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का भी तबका आया है जो कि ट्रेडिंग ज़्यादा फोकस्ड है, एफएनओ ट्रेडिंग है। मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता, वो है अपनी तरफ, बट सेबी का कांस्टेंट एक अलर्ट रहता है कि देखिए आप ट्रेडिंग में ज़्यादा मत जाइए, नुकसान हो सकता है। तो सही चीज़ क्या है? आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, दूसरी बार निवेश कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, सेबी की वेबसाइट पे जाइए, NISM करके एक इंस्टीट्यूट है जो कोर्स चलाता है, वहाँ पे सीखिए, और जो भी स्टॉक लीजिए लंबी अवधि के लिए लीजिए। सिर्फ 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने के लिए ट्रेडिंग के लिए लेंगे तो शायद नुकसान करेंगे, पर अच्छी कंपनीज के स्टॉक लेके लंबे समय तक उन्हें होल्ड करें, ज़रूर आपका फायदा होगा। ऐसे में हम बात करें, अंत में आखिरी सवाल मेरा रहेगा, 2047 25 साल प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य, उसको हासिल करने के लिए वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार का जोर रहेगा? साथ ही स्टॉक मार्केट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर, सरकार का काम है कि ग्रोथ को सपोर्ट करना, और उसके लिए जो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, डेवलपमेंट पे, वो सरकार ही कर सकती है, वो और कोई नहीं कर सकता। दूसरे प्लेयर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो आएंगे, करेंगे, पर जो सरकार कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका मोबिलिटी में आया हाईवेज, रोडवेज, वाटरवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। फिर पावर एक बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा जब तक आपके पास कंटिन्यूअस पावर की सप्लाई नहीं है। तो एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंसी जो अभी हमारी नहीं है, हम काफ़ी तेल अभी भी इंपोर्ट करते हैं, पर कैसे धीरे धीरे सोलर पावर, रिन्यूएबल पावर, जैसे प्रधानमंत्री जी का फोकस है पूरा उस पर, उसको हम इतना डेवलप करें कि हमारा ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो जाए, हाइड्रोजन पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो सरकार का फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा डेवलप कर दें, रेलवेज को मैं मिलाऊं, डिफेंस को मिलाऊं, कि कोई लिमिट ना रहे जीडीपी के ग्रोथ पे। तो मुझे लगता है सरकार का पूरा फोकस रहा है और रहेगा, और कैपिटल मार्केट जो है पूरा सपोर्ट करेगा उसको, इस इनिशिएटिव को सरकार को रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि इसके बिना जीडीपी ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। आपका अभय जी, संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बाज़ार को उम्मीदें हैं बजट से, और किस तरह की भूमिका बाज़ार भी निभाने वाला है 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। संसद टीवी के लिए मुंबई महाराष्ट्र से कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार।